नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल के माध्यम से बीपीएससी टीआरई यानी प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है प्रैक्टिस सेट का एक महासेशन लाया गया है, जिसमें आपको विभिन्न प्रकाशन का जो है प्रैक्टिस सेट जो है इस पर प्रैक्टिस सेट का जो है तैयारी कराया जाएगा। जिसमें आज सबसे पहले हम एडुटेरा का लिए हैं, जो सबसे हमको अच्छा लगा है बीपीएससी टीआरई को मतलब देखते हुए। इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का संग्रह है और अच्छा से जो है बताया भी गया है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को जो है इसमें संकलन किया गया है। तो आज हम इस बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रैक्टिस सेट का सेशन जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें विभिन्न प्रकाशन का भी हम लेंगे, जैसे किरण प्रकाशन हुआ, रुक्मिणी हुआ और भी तरह से और भी प्रकाशन है जिसका हम लेंगे। आपको पता है कि बीपीएससी जो है 5 ऑप्शन दिया है, लेकिन इसमें 4 ही ऑप्शन है। तो इसमें जो है इस तरह से आपको व्याख्या किया जाएगा कि आप 5 ऑप्शन में भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। अगर 5 ऑप्शन वाले प्रैक्टिस सेट अगर मार्केट में आ जाएगा तो हम वो भी एक प्रैक्टिस सेट उसका भी करवाएंगे। तो चलिए, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज जो हम इसमें सिर्फ जो है जीके और जीएस पार्ट पर हम करेंगे। मैथ रीजनिंग जो है जीके जीएस करंट पर हम करेंगे और मैथ रीजनिंग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी को समझाने, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल से तोड़ के समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके लिए एक बेहतरीन सेशन होने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो प्राचीन इतिहास से है, यानी मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। तो ये सभी को पता है कि मानव उपयोग में सबसे पहले धातु जो है उपयोग में लाई गई जो है तांबा है। क्या है? तांबा, जो जिसका साक्ष्य जो है हमें झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान से जो है कई तांबा के जो है उपकरण यानी हथियार या औजार मिले हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। आर्यों का मुख्य पेशा जो है दोस्तों यहाँ पे पशुपालन था और उसका गौण पेशा यानी कि द्वितीय पेशा जो था वो कृषि था, ठीक है। प्रथम पूछे मुख्य पेशा पूछे तो पशुपालन और द्वितीय या गौण पूछे तो कृषि है, ठीक है। पशुपालन में भी जो है गाय को जो है ये सर्वोच्च जो है स्थान देता था, उसको उसका जो है पूजा भी होता था, ठीक है। और इसमें अगर झगड़ा भी होता था तो वो गाय के लिए ही होता था, ठीक है। तो आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो पशुपालन था, याद रखिएगा। अगला है, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। मौर्य राजवंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जिसका गुरु जो है कौटिल्य है। क्या है? कौटिल्य, या फिर इसको आप चाणक्य बोल सकते हैं, ठीक है। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ पे आपको बता दें कि अंतिम नंद शासक जो है, नंद वंश के जो शासक घनानंद था, अंतिम शासक, उसको जो है पराजित करके क्या किया था, ये जो है बैठा था कहाँ पे, उस गद्दी पे, ठीक है। और जो है क्या किया था, मौर्य वंश का जो है नींव रखा था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए, अगला है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। तो इसकी राजभाषा जो थी वो, राजकीय भाषा जो थी वो प्राकृत थी। क्या थी दोस्तों? प्राकृत, क्योंकि इनके जो अभिलेख हैं या फिर ये अभिलेख जो मिले हैं वो प्राकृत या फिर ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्यों इसे कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन? क्योंकि ये आर्यवर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासक को ये पराजित किया था, इसीलिए इसे जो है क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसे दूसरा नाम कविराज भी कहा जाता है, कविराज के नाम से भी जाना जाता है। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है समुद्रगुप्त का वो है, परम भागवत भी इसको कहा जाता है, ठीक है। परम भागवत भी गुप्त वंश में जो पहला शासक था जिसको परम भागवत कहा गया, ठीक है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। इनके दरबारी कवि याद रखिएगा हरिसेन था। कौन था? हरिसेन जो था इसका दरबारी कवि था, ठीक है। इतना बात आप समुद्रगुप्त के बारे में याद रखिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो ये लीलावती ग्रंथ जो है ये गणित और जो है खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसका रचना जो है भास्कर द्वितीय ने किया था, ठीक है। इसमें इतना याद रखिए। साथ ही दिल्ली सल्तनत में रक्त और लोह की नीति किस सुल्तान के द्वारा अपनाई गई थी।
तो ये जो है ऑप्शन ए में है अलाउद्दीन खिलजी, बी में है बलबन, सी में है मोहम्मद बिन तुगलक और डी में है फिरोज शाह तुगलक। तो ये जो है बलबन के द्वारा जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी। इसका जो है इसका एक और नाम है बहाउद्दीन। बलबन का दूसरा नाम क्या है? बहाउद्दीन। ठीक है। और ये बलबन जो है मंगोलियों से जो है दिल्ली की रक्षा कर देते। ठीक है। मंगोलियों से जो है दिल्ली की रक्षा करने में ये सफल रहे और इसको जो है अलग नाम से भी उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। उलुग खां, याद रखिएगा। उलुग खां जो है इसके अपने दामाद जो है नसीरुद्दीन महमूद ने ही ये उपाधि दिया था उलुग खां की। ठीक है। उसके बाद इसको जो है इनके दरबारी कवि याद रखिएगा। दरबारी कवि कौन कौन थे? तो एक है आमिर खुसरो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आमिर खुसरो याद रखिएगा। उसके बाद आमिर हसन, आमिर खुसरो और आमिर हसन, ये दोनों, ये आमिर खुसरो और आमिर हसन याद रखिएगा। ठीक है। इसके दरबारी कवि थे। इतना बात आप जो है बलबन के बारे में याद रखिए। ठीक है। और ये 1266 ईस्वी में जो है 66 कहीं कहीं पर 67 भी मिलेगा, तो उस ईस्वी 1266 में जो है ये दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। अब आगे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? तो ये है तांबा। क्या है ये? तांबा। ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला है फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? तो ये जो है बहार खां लोहानी ने जो है दिया था। कौन दिया था? बहार खां लोहानी। ये इसको क्या किया था? फरीद की उपाधि दिया था। इसको याद रखिएगा। और जो है ये इसके अपने पुत्र जो है इसका बहार खां लोहानी का पुत्र जो था, जो जलाल खां, उसी का ये क्या था? संरक्षक था फरीद। क्या था? संरक्षक नियुक्त किया था फरीद को। ठीक है। और इनको एक शेर को मारने के बाद जो है एक शेर के मारने के उपलक्ष्य में क्या किया था? इसको शेर खां की उपाधि दिया गया था बहार खां लोहानी के द्वारा। ठीक है। और ये फरीद किसके संरक्षक थे? तो ये याद रखिएगा कि जलाल खां क्या किसके थे? जलाल खां के जो है ये क्या थे? संरक्षक थे फरीद। ठीक है। अगला ऑप्शन, अगला देख लीजिए क्वेश्चन 10 में जो है अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेज़ जो है सबसे पहले अपनी फैक्ट्री जो है ये कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम में 1611 में। ठीक है। उसके बाद जो है ये 1613 में जो है सूरत में जो है ये क्या किया था? अपना जो है फैक्ट्री खोला था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। 1613 में कहाँ पे? सूरत में जो है जहांगीर जो है एक फरमान जारी करके जो है इसको मतलब जहांगीर के द्वारा जो फरमान जारी किया गया, उसके बाद जो है ये 1613 में जो है यहाँ पे क्या किया था? 1613 में सूरत में जो है क्या किया था? अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। और जो है ये भी याद रखिएगा जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज़ जो था वो कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो था ये प्रथम अंग्रेज था जो किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था? तो ये जो होगा वाजिद अली जो है ये नवाब थे उस टाइम में, ये अंतिम नवाब थे अवध के। ठीक है। इन्हीं को जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो है कुशासन के आधार पर जो है इसके राज्य को क्या किया था? हड़प लिया था। ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए अगला है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक मुनरो एवं रीड थे। कौन थे? मुनरो एवं रीड थे। ठीक है। अगला है 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? ये जो है मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। और इसका सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है ये बैरकपुर, यहाँ पे दिया गया देख रहे हैं, बैरकपुर जेल में जो है ये क्या किया था? ये जो है मतलब आपको पता होगा कि चर्बी वाले कारतूस के कारण जो है ये विद्रोह जो है जब हुआ था, तो इन्हीं
बैरकपुर जेल में मंगल पांडे को जो है क्या किया था, गाय के चर्बी के से जो है बंद कारतूस जो था उसको जो है चलाने के लिए क्या किया था, ये विरोध किया था। और उस विरोध में जो है ये 2 अंग्रेज को क्या किया था कि मार दिया था, जिसके चलते इसको 8 अप्रैल को 1857 को फांसी दे दिया गया था। जिस टाइम में ये हल्ला बोल का भी नारा दिया था, ये याद रखिएगा, हल्ला बोल का नारा दिया था। ठीक है, मंगल पांडे ने, ये याद रखिएगा, फांसी लगने से पहले। अब है इंडियन सर्विस सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये याद रखिएगा, सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। ठीक है, सत्येंद्रनाथ ठाकुर, ये रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। ये 1863 में जो है ये परीक्षा पास किए थे। अब चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, ये 1917 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी का प्रथम जो है सत्याग्रह का प्रयोग ये चंपारण से ही भारत में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगला है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे, जिनके विचार से ये प्रभावित थे और इन्हीं को ये अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ये कहीं पर 5 फरवरी आपको मिलेगा, तो 5 फरवरी 1922 होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। 4 फरवरी 1922 यहाँ पे है, कहीं पे आपको 5 फरवरी भी मिलेगा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था। यह स्थापना हुआ था 1885 में। ठीक है, और स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ठीक है, और जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी थे। ठीक है, ये याद रखिए। अब इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक 1876 में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, और इधर कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। ठीक है, कहाँ पे, तो मुंबई में, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये जो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। कौन दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1906 में हुई थी। ठीक है, ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो नवाब बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में ये जो है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, दिसंबर में, 30 दिसंबर को। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसी मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी, तो ये विनायक दामोदर सावरकर थे। ठीक है, इन्होंने ही अभिनव भारत की नींव भी रखी थी। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर बंधु जो है मित्र मेला और अभिनव भारत की नींव रखी थी। ठीक है, अब 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी किस आंदोलन में दिया था, तो ये जो सभी को याद होगा, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी जो है 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। अगला, भारत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो J.B. कृपलानी जो है दोस्तों भारत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, तो सर पैथिक लॉरेंस ने जो है इनका नेतृत्व किया था। ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस ने 1946 में आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था, तो ये आगा खां पैलेस में रखा गया था। किसके साथ, तो सरोजनी नायडू के साथ रखा गया था। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। किस लिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है पता है कि 9 अगस्त 1942 को जो है गांधी जी के द्वारा जो है इसका शुरुआत किया गया था, जिसमें 0 आवर यानी कि रात में जो है क्या सुबह का समय जहाँ जो है 12 और जैसे ही 12 से 12:59 हुआ और उसके बाद जो है 0 आवर हुआ,
उसके बाद जो है क्या किया गया था, सभी बड़े बड़े नेता को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें ये सब गांधी जी को सरोजिनी नायडू के साथ आगा खां पैलेस में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो ये जो है विनोबा भावे को चुना गया था। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था 1940 में। ठीक है, गांधी जी के द्वारा, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे था, दूसरा जो था जवाहरलाल नेहरू था, और तीसरा जो है ब्रह्मदत्त था, याद रखिएगा, ब्रह्मदत्त। ठीक है, अगला है, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो ये जो है 1940 में किया गया था। कब किया गया था? 1940 में। ठीक है, और 1939 में जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, और इसी 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? देखिए, सांप्रदायिक अधिनियम का दो और नाम है, मैकडोनल्ड अवार्ड और जो है कम्युनल अवार्ड। ठीक है, ये जो है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषित किया गया था। हरिजन को जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। कब? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जब गांधी जी शामिल हुए थे, उस टाइम में गांधी जी नाराज होकर चले आए थे। ठीक है, उसी टाइम में। और यहाँ पर आके जो है क्या हुआ था, फिर पूना समझौता हुआ, और फिर जो है मतलब हरिजन को जो है क्या किया गया, अलग से जो है निर्वाचन क्षेत्र न दे करके उसको जो है क्या किया गया था, सीट जो है उसको दिया गया था। ठीक है, अगले वीडियो में इसको और जो हम डिटेल से इसको समझाएंगे। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे। अब 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो ये जो है ML नेहरू, यानी कि मोतीलाल नेहरू ने यह तैयार किया था। ठीक है, क्योंकि 1928 में जो है आपको पता है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो भारत आया था, ठीक है, उन्हीं के विरोध में जो है ये सब जो है विरोध कर रहे थे। तो इसके विरोध में जो है उस टाइम के जो तत्कालिक जो वायसराय थे, वो जो है इन पर जो है क्या किया था, एक जो है इनको एक समझिए कि चुनौती दिया, और चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया और अपना रिपोर्ट 1928 में दिया। और इसी के विरुद्ध जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने भी 14 सूत्री मांग किया था। ठीक है, और साइमन कमीशन जब भारत आया था तो इसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया था, और जो है उसी विरोध में सैंडर्स की लाठी से जो है लाला लाजपत राय को चोट आया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। अब वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसने चुना गया था? तो ये महात्मा गांधी को चुना गया था। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये अली बंधु थे, यानी शौकत अली और यानी मोहम्मद अली और शौकत अली थे इनके नेतृत्वकर्ता। ठीक है, 1919 में जो है इसका भारतीय खिलाफत आंदोलन किया गया था। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। भारत के सभी वायसरायों में अकेले यहूदी वायसराय था ये लॉर्ड रीडिंग, जिसने स्वराज पार्टी की स्थापना, काकोरी कांड, चौरी चौरा घटना आदि इनके कार्यकाल में ही हुआ था। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? CR दास ने किया था, और मोतीलाल नेहरू भी था उसमें। ठीक है, अगला 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ये करंट है, ये इंदौर में किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, इस समारोह का मुख्य अतिथि जो था ये गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, और तथा विशिष्ट अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोषी थे। और सूरीनाम का जो है अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति जी को जो है सर्वोच्च सम्मान भी सूरीनाम का दिया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलो, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो है मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, अब है द लाइट टू बी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है मिशेल ओबामा है। कौन है? मिशेल ओबामा। द लाइट टू बी कैरी के
लेखक कौन है? मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की पत्नी, ठीक है। उसके बाद वसीम अकरम की पुस्तक कौन है? सुल्तान ए मेमोरी, ठीक है। उसके बाद जेफरी आचार इसके लेखक हैं। हम इसके पुस्तक जो है नेक्स्ट द लाइन, क्या है? नेक्स्ट द लाइन, ठीक है। और सुधा मूर्ति के इसके पुस्तक का नाम है इट स्टार्ट्स विथ अस, इट स्टार्ट विथ अस, क्या है? इट STARTS, इट स्टार्ट्स विथ अस, ठीक है। ये इनके पुस्तक हैं किनके? तो सुधा मूर्ति के। और जेफरी आचार्य के पुस्तक का नाम क्या है? नेक्स्ट द लाइन। और वसीम अकरम के पुस्तक का नाम क्या है? सुल्तान। उसके बाद मिशेल ओबामा के पुस्तक का नाम द लाइट वी कैरी, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब 36 में है शरत कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उसे किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया? तो ये जो है टेबल टेनिस के लिए दिया गया। किसके लिए? टेबल टेनिस के लिए। उसके बाद 37 में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोयनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास DUSTLI के 10 तिलक 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये जो है उत्तराखंड है, ठीक है। इसका क्या है? उत्तराखंड के द्वारा जो है भारत उज्बेकिस्तान द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। किस राज्य में? तो ये उत्तराखंड है, ठीक है। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये जो है याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे किया गया है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये है शिव शंकरी को। किसको? तो शिव शंकरी को, ठीक है। ओके। आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए जो है प्रदान किया गया। इसकी आत्मकथा क्या है? सूर्यवंशम के लिए इसे प्रदान किया गया है, ठीक है। अब किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया था? तो यह है ऑपरेशन दोस्त के द्वारा, ठीक है। तो ऑपरेशन दोस्त के द्वारा ये किया गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो ये विक्रम एस है। क्या है ये? विक्रम एस है, ठीक है। ये जो है भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस है। यह हैदराबाद के निजी, याद रखिए, यह हैदराबाद के निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा जो है ये क्या किया गया? विकसित किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है आइसोहेलाइन किसको जोड़ने वाली रेखाएं? आइसोहेलाइन किसको जोड़ने वाली रेखाएं? तो ये है समान लवणता वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली ये क्या है? रेखाएं हैं, ठीक है। अब क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो ये जो है मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब है फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये याद रखिएगा फेडरेशन कप का संबंध जो है दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल से किससे है? तो फुटबॉल से है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा फुटबॉल से संबंधित फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी तथा DCM ट्रॉफी का संबंध जो है ये फुटबॉल से, ठीक है। ये याद रखिए फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी और DCM ट्रॉफी इसका संबंध फुटबॉल से, ठीक है। अब ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो है ओणम केरल में मनाया जाता है। कहाँ पे? केरल में मनाया जाता है। ये फसल की जो है अच्छी उपज के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करते हैं? तो ये 4 देश है। कौन कौन है? तो पहला है सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, पहला है सिक्किम, दूसरा है वेस्ट बंगाल, उसके बाद है असम, ठीक है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक में है जलवाष्प, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है नाइट्रिक ऑक्साइड और डी में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। देख लीजिए जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, CFC भी करता है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड जो है दोस्तों ये नहीं करता है, ठीक है।
ये याद रखिएगा। इसमें जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये नहीं करता है, ठीक है, N2O ये नहीं करता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका मतलब ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करता है, ये याद रखिए। चलिए इसमें ये 3 ऑप्शन हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो यहाँ पर ए में है ओसाका, बी में है टोक्यो, सी में है याबाटा, डी में है नागोया। तो जापान का ये और टोक्यो क्या है, जापान की ये राजधानी है, ये याद रखिएगा। और जापान का पिट्सबर्ग जो है दोस्तों ये सी नंबर यानी कि याबाटा को कहा जाता है। किसको? तो याबाटा को जो है जापान का जो है पिट्सबर्ग कहा जाता है, ठीक है। और ओसाका जो है यहाँ पर दोस्तों ये ओसाका, इसके बारे में भी याद रखिएगा कि जापान का मैनचेस्टर जो है ये ओसाका को कहा जाता है। किसका? जापान का जो है मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप ये भी याद रखें कि भारत का जो है मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को जो है दोस्तों, मुंबई को जो है ये भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछ देगा कि आपको उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कानपुर को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। पूरा ओवरऑल पूछ दे वैसे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाए तो आप मार दीजिएगा मुंबई में। लेकिन आपको उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर मारिएगा, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर आपको मारना है, ठीक है। तो इतना चीज़ आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए दोस्तों इसमें देख लीजिए, पूछ रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए इसमें 2 क्वेश्चन बनेगा। पहला है कि इसमें विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है, और एक हो जाएगा हिंदी दिवस। आपको सिर्फ हिंदी दिवस पूछे तो आपको मारना है 14 सितंबर, क्या 14 सितंबर, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है दोस्तों 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को, ये याद रखें आप। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। और 21 सितंबर यहाँ पर देख रहे हैं कि 21 सितंबर को जो है विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। क्या आप लोग नोट करते चलिएगा, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 14 नवंबर को जो है आपको पता है कि बाल दिवस जो है ये मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, ठीक है। ये इतना बात आप याद रखें। 21 सितंबर क्या याद रखना है आपको कि विश्व शांति दिवस, क्या विश्व शांति दिवस, ये याद रखना है 21 सितंबर को। 14 नवंबर बाल दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर जो है हिंदी दिवस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि स्वपोषी पादपों में जो खुद भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है, ए में है क्लोरोफिल की उपस्थिति, बी में है जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आगे है सूर्य का प्रकाश, ये भी इम्पोर्टेंट है। और डी में है उपयुक्त सभी। तो हम उपयुक्त सभी में जाएंगे दोस्तों, क्योंकि एक पादप यानी पौधा को क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए भोजन बनाने के लिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, और जो है ये डी में और उपयुक्त सभी, तो ये इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? अब साइंस का पोर्शन स्टार्ट हो गया दोस्तों। इनमें से जो है पूछ रहा है किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है। ए में है परिवहन, बी में है केंद्रक, सी में है कूटपाद, और डी में है भोजन रसधानी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कूटपाद। क्या हो जाएगा? कूटपाद। अमीबा का जो है प्रचलन अंग जो है उसका नाम क्या है? कूटपाद है। इसी के द्वारा जो है वो क्या करता है? भोजन करता है। संकुचन और प्रसारण के द्वारा जो है ये भोजन करता है, इसके कूटपाद के द्वारा, ठीक है। अगला है सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर जो है इसमें चुनना है। यानी कि दिया गया है एक तरफ जीव और एक तरफ श्वसन अंग दिया गया है कि वो किससे सांस लेते हैं, सही मिलान करना है। मछली किससे सांस लेता है? तो मछली दोस्तों गिल्स से सांस लेता है। किससे? गिल्स से, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी याद रखिए, यहाँ पर जैसे
यहाँ पर तिलचट्टा है। तिलचट्टा जो है दोस्तों ये जो है ट्रेकिया, तिलचट्टा जो है ट्रेकिया से जो है क्या करता है, सांस लेता है। उसके बाद लिजर्ड जो है, लिजर्ड के बारे में भी याद रखिए। लिजर्ड जो है दोस्तों यहाँ पे एक मिलान कर लिया, पहला ए का क्या हो गया 3, बी का क्या हो गया 1। अब मेढक के बारे में सी का जो हो जाएगा ये त्वचा हो जाएगा, मेढक जो है त्वचा से सांस लेता है तो मेढक का क्या हो जाएगा सी का 4, और डी का लेजर्ड का हो जाएगा क्या तो फेफड़ा, ठीक है। तो डी का हो जाएगा 2। इतना बात आप याद रखिए। अब इसमें मिलान करके आगे देखते हैं ऊपर में क्या सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या था, मछली जो था क्या था नंबर में था, मछली आपको ए का जो है 3, यहाँ पर देख लीजिए। ए का जो है 3 किस में है, ये ए का 3 सभी में है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं और भी क्या था, जैसे तिलचट्टा था तो ट्रेकिया से, तो बी का 2 नंबर देख लीजिए किस में है यहाँ पर। उसके बाद अब मिल जाएगा सभी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ट्रेकिया देख लीजिए कितना में है, ट्रेकिया सॉरी 1 में है, ट्रेकिया कितना में है तो 1 में है, तो बी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ए में है और बी में है, या सी और डी ऑप्शन कट गया। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर और क्या था, यहाँ पर था मेढक, मेढक किससे त्वचा से, तो सी का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में जो है ये ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, ठीक है सही। 3 1 4 2, ठीक है। अब 54 में देख लीजिए, एक कोश के शैवालों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा, परासरण, विसरण, चलनी नलिकाओं द्वारा या जाइलम वाहिका द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक कोश के शैवालों में जो है दोस्तों ये विसरण के द्वारा जो है क्या होता है, जल का परिवहन होता है किसके द्वारा, विसरण के द्वारा, ठीक है, ये याद रखिए। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा 3 इसमें सत्य होगा और एक जो है इसमें असत्य है, ठीक है। ए में है एक्सॉन के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली को माइलिन शीथ कहते हैं। बी में है पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, ठीक है। सी में है आँख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है, और डी में है पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है। तो इसमें असत्य जो है दोस्तों ये बी नंबर हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, ये जो है क्या है असत्य है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए अग्र मस्तिष्क जो होता है वो 5 पिंडों में बटा होता है, ठीक है। क्यों अग्र मस्तिष्क, यह रखिए अग्र मस्तिष्क जो होता है ये 5 पिंड में बटा होता है, और मस्तिष्क के 3 भाग याद रखिएगा, मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद मध्य मस्तिष्क, उसके बाद जो है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क ये जो है इसका जो है 5 जो है पिंड में बटा होता है, ठीक है, ये याद रखिए। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन, इनमें से बुद्धि की और चतुराई का केंद्र है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र ए में है सेरिबेलम, बी में है मेडुला, सी में है सेरिब्रम, और डी में है कार्पस कैलोसस, ठीक है। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन जो इसमें बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो है वो दोस्तों सेरिब्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क अभी बताए हैं 3 भाग मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। सेरिब्रम जो है ये अग्र मस्तिष्क का क्या है ये भाग है, जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। ये जो है क्या करता है, सोचने, समझने, स्मरण करने, यानी प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, कष्ट, ये सब में जो है एक क्रिया का क्या करता है, ये नियंत्रण करता है सेरिब्रम, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक चीज़ हमारे मस्तिष्क याद रखिएगा कि हमारे शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका होती है दोस्तों वो न्यूरॉन होती है, क्या होती है, न्यूरॉन, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। न्यूरॉन जो है हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि क्या है, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। तो ये जो है तीनों हो जाएगा दोस्तों, विखंडन के द्वारा भी, मुकुलन के द्वारा भी, और बीजाणु जनन के द्वारा भी क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अगला है 58, पराग कोष में पाए जाते हैं। तो पराग कोष में दोस्तों सीधा इसको मारिए, पराग कण पाया जाता है। पराग कोष में क्या पाया जाता है, पराग कण पाया जाता है, ठीक है। एक पुष्प जो होता है,
एक पुष्प जो होता है उसमें दोस्तों 4 भाग होता है। एक बाह्य दल होता है, क्या होता है, बाह्य दल, ठीक है। दूसरा होता है दल पुंज, तीसरा होता है पुमंग, ठीक है, तीसरा पुमंग, और चौथा जयांग, ठीक है, चौथा होता है जयांग। पुमंग जो होता है दोस्तों ये पुष्प का जो है नर भाग है जिसमें पुंकेसर होता है, ठीक है, जिसे पुंकेसर हम कहते हैं, ठीक है। पुंकेसर में ही सबसे ऊपरी भाग में पराग कोष पाया जाता है जिसमें परागकण पाया जाता है, ठीक है। और जयांग जो है दोस्तों ये जयांग, ये जो है पुष्प का जो है क्या है, मादा भाग है, ये भी याद रखिए, जयांग मादा भाग है और पुमंग जो है ये नर भाग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि नेत्र में रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। पहला बात, हमारे नेत्र में जो होता है दोस्तों उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस, ठीक है। हमारे आँख में क्या होता है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों हमारे रेटिना पर वो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है, क्या बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ देखिए, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है दोस्तों तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले प्रवाहित की जाती है, ठीक है। विद्युत धारा के द्वारा सर्वप्रथम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित किया जाता है, ये याद रखें। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, ये भी याद रखेगा। न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक किया था और प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था, खोजा था गोल्डस्टीन, और नाम जो रखा था वो रदरफोर्ड ने रखा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है सौर पैनल बनाया जाता है, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक में सौर कुकरों को संयोजित करके, अनेक सौर सेलों को संयोजित करके, सौर जल उष्मकों को संयोजित करके, उसके बाद है डी में सौर केंद्रकों को संयोजित करके। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अनेक सौर सेलों को संयोजित करके जो है सौर पैनल बनाया जाता है, ठीक है। ये एक ऐसी युक्ति है, ये सौर सेल जो है ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें क्या होता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है उससे जो है हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं सूर्य के प्रकाश को, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। 62 में मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, बोल रहा है कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है गणना की, बदलने की, तुलना करने की, अंतर स्पष्ट करने की। तो देख लीजिए दोस्तों, ये मापन जो है फिजिक्स के अनुसार इसको आपको सोचना पड़ेगा, तो फिजिक्स के अनुसार इसका हो जाएगा तुलना करने की। मापन क्या है, मुख्य रूप से ये तुलना करें, दो राशियों के बीच जो है इससे के द्वारा क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं, ठीक है। भौतिक राशियों की तुलना करते हैं इसमें फिजिक्स में मापन के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का वेग शून्य है, वस्तु एक समान चाल से चल रही है, वस्तु का त्वरण अचर है, वस्तु का वेग एक समान है। तो इसका हो जाएगा वस्तु जो है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन, वस्तु एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। यानी बोला किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी एस बराबर वी टी, यानी कि बोल रहे हैं क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती हो तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से क्या है कि चल रही है, ठीक है, वस्तु एक समान चाल से चल रही है। अब अगला देख लीजिए, जड़त्व। जड़त्व का गुण जो है दोस्तों ये किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में। तो जड़त्व का गुण जो है दोस्तों ये बी नंबर प्रत्येक वस्तु में होता है, क्या, जड़त्व का गुण जो है ये प्रत्येक वस्तु में होता है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार आपको पता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी, या कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तब तक, ठीक है। यही नियम क्या है, जड़त्व का नियम है। जड़त्व का गुण जो है प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है। अगला है, निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की चाल समान होती है, चाल समान होगी, त्वरण समान होगी, वेग समान होगी, बल से बराबर होगी। तो निर्वात में चलने के लिए दोस्तों ये इसमें त्वरण जो है सभी का क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है।
निर्वात में जो है किसी भी वस्तु को सुगमतापूर्वक गति करने में क्या त्वरण समान रहेगा। ठीक है, कि निर्वात में किसी भी दो चीज़ को आप छोड़िएगा तो वो एक साथ ही नीचे गिरेगा। ठीक है, 66 देख लीजिए, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ये याद रखें, जैसे कपूर जो होता है, कपूर सीधा ठोस से जो है क्या होता है वाष्प में ये बदलता है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है, आपको आयोडीन होता है, ये सब जो है नेफ्थलीन, शुष्क वर्ष, बर्फ जो होता है, ये सब ठोस से सीधे वाष्प में परिणत होता है, इसीलिए उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब 67 में निम्न में से कौन तत्व है? पीतल, आर्सेनिक, कांसा, स्टेनलेस स्टील। बोला कौन सा जो है तत्व है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है इसमें, तो यहाँ पर जो है आर्सेनिक जो है दोस्तों ये क्या है तत्व है, और बाकी जो है सभी क्या है मिश्र धातु है। ठीक है, जैसे पीतल जो है ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, जिसमें कॉपर 70% होता है और जो है जिंक जो है 30% होता है। ठीक है, ये याद रखिए। कांसा, कांसा जो होता है दोस्तों ये भी जो है क्या होता है मिश्र धातु है, ये भी कॉपर और टीन से मिलकर बना है, कॉपर और टीन, जिसमें कॉपर 90% रहता है और टीन जो है 10% रहता है, जिससे कांसा से क्या बनता है सिक्का, घंटी, बर्तन ये बनाने में उपयोग होता है, और पीतल से जो है बर्तन बनता है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील, ये जो है एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील के बारे में याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील जो है ये भी मिश्र धातु है। किस किस का है? तो ये देख लीजिए, ये जो है आयरन प्लस क्रोमियम प्लस जो है कार्बन प्लस ये जो है निकेल, ये इतना चीज़ का मिश्रण है, जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन रहता है, जिसमें 75% जो है दोस्तों क्या रहता है आयरन, ये भी याद रखिएगा। 1% जो है ये कार्बन रहता है, ये याद रखिएगा। 15% जो है ये क्रोमियम रहता है, और निकेल जो है दोस्तों ये 9% रहता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, चिकित्सा सामग्री बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, चलिए अगला आप क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है। बोल रहा है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु। तो कैथोड किरणों में जो है दोस्तों क्या रहता है इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? तो जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज कौन किया था? तो चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? तो ये जो है गोल्डस्टीन। सॉरी, न्यूट्रॉन का खोज जो है चैडविक किया था, प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, और नामकरण जो इसका किया था ये रदरफोर्ड किया था। ठीक है, परमाणु के अंदर ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ये याद रखिएगा। अब 69 में है C614 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी है? तो देख लीजिए यहाँ पर C614, तो ये जो नीचे का जो है दोस्तों ये इसका एटॉमिक नंबर है, यहाँ पर जो ये एटॉमिक वेट है, यानी ये परमाणु संख्या और ये परमाणु भार है। ठीक है, परमाणु संख्या कितना है? यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो यानी कि ये जो परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं, तो Z बराबर दोस्तों ये परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होता है, और ये प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। लेकिन ये देखिए परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन ये जो है परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो पूछ देगा कि यहाँ पर देख लीजिए 6 हो गया, यहाँ पर देख लीजिए 6 जो है इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए यहाँ पर बराबर है 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन की संख्या भी देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर यानी परमाणु भार और परमाणु क्रमांक को घटा के हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। तो 14 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जोड़ दिए 6 6 12 और 8 20, यानी कि 20 ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 20। C614 में एक परमाणु मूलभूत कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 20 हो जाएगी। ठीक है, और 6 क्या हो जाएगा इसका परमाणु संख्या, या फिर इलेक्ट्रॉन कहिए या प्रोटॉन कहिए, न्यूट्रॉन इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, परमाणु भार क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सीधा इसका याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड जो है समुद्र में पाया जाता है, जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं नमक के रूप में।
और निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो केरोसिन में जो है दोस्तों सोडियम को डुबाकर रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम जो है दोस्तों ये बहुत ही क्रियाशील जो है वह तो ज्वलनशील है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर तुरंत जल जाता है, इसीलिए इसको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। अगला देख लीजिए, अगला है 72 निम्न से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो इसमें जो है गौवध पर निषेध जो है ये इसका ऑप्शन है, ठीक है, गौवध पर निषेध। इसको तो गांधी जी के जो है 5 जो है नीति निर्देशक तत्व, इनके अनुसार जो है पहला ग्राम पंचायतों का गठन, फिर जो है ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, फिर मद्यपान निषेध, गौवध पर निषेध और कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो उनमें से जो है एक ये क्या हो जाएगा, गौवध पर निषेध। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो ये जो है 1 माह हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1 माह के भीतर जो है क्या होना चाहिए, उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब अगला है 74 नंबर देख लीजिए। इसमें से बोल रहा है कि निम्न में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर। प्रधानमंत्री जो है दोस्तों ये लोकसभा का सदस्य होता है, वित्त मंत्री भी होता है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति दोनों में से किसी का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है क्या होता है, राज्यसभा का जो है सभापति होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो ये 350A है, अनुच्छेद 350A के तहत जो है क्या किया गया है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का अधिकार है। और अनुच्छेद 351 में जो है दोस्तों हिंदी भाषा के प्रोत्साहन करने की बात कही गई है, यानी प्रोत्साहित करने की, प्रचार प्रसार करने की बात कही गई है अनुच्छेद 351 में, ठीक है। और हिंदी दिवस अभी हम बताए हैं पिछले मतलब एक क्वेश्चन में कि 14 सितंबर को जो है 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस 10 जो है जनवरी को मनाते हैं। अगला भारत में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो ये है लोक लेखा समिति। कौन है दोस्तों? लोक लेखा समिति। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें क्या होते हैं 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें से 15 जो है लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रथम इसका जो अध्यक्ष था लोक लेखा समिति का वो था मीनू मसानी, ठीक है, 1967 में प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? तो ये जो है 15वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। जो आचार संहिता होता है दोस्तों वो क्या होता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देश नियम के द्वारा, ठीक है। तो 78 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 79 निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? टेलीफोन, डाक, रक्षा, लोक स्वास्थ्य। बोले नहीं आता है, टेलीफोन आता है, डाक आता है, डाक विभाग आता है, रक्षा विभाग आता है। लोक स्वास्थ्य जो होता है दोस्तों ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। संघ सूची में टोटल जो है याद रखिएगा कि 100 विषय है, कितना है 100, ठीक है, संघ सूची में 100 विषय है। और याद रखिएगा कि राज्य सूची में जो है 61 विषय है, और राज्य सूची में कितना है 61। उसके बाद समवर्ती सूची में जो है कितना है 52 है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी कि सूचियों का जो बंटवारा है, सूचियों का बंटवारा जो है दोस्तों अनुसूची 7 में है, कितना है अनुसूची ये 7 में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। चलिए और जो है और कुछ इसमें बता देते हैं। तो समवर्ती सूची में जो दोस्तों शिक्षा आता है सबसे इम्पोर्टेंट, शिक्षा समवर्ती सूची में, वन, बिजली, कारखाना, समाचार, ये सब जो है समवर्ती सूची में। और फिर राज्य सूची में जो है कृषि, पुलिस, शराब, जेल, ये सब जो है राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट किसके बराबर है? तो ये निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। किसके बराबर? निवल राष्ट्रीय उत्पाद।
अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ए पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 ये भी सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 यहाँ पर देख लीजिए ये भी सही है। और चौथी पंचवर्षीय योजना 66 से 71 ये गलत है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो 69 से 74 था, कितना था 69 से 74, ठीक है, यानी 1969 से 74, ठीक है। चलिए अगला याद रहे, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वित्त वर्ष 2023 से 24 में बिहार के लिए 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का 10% होने का अनुमान है। करंट है दोस्तों 2.98% है, ठीक है, कितना है 2.98%। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही। तो ये जो है 11% या इसमें दिया गया है 10.98%, यही होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो ये बांग्लादेश के है। किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। यहाँ पे एक चीज़ और याद है, बांग्लादेश के साथ जो है 4096 किलोमीटर की सीमा जो है लगाती है। और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगाती है, कितना 106 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। तो ये 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा हुआ है, ठीक है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट एवं द्वीप, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, याद रखिएगा। वहाँ पे इसको सागरमाथा भी कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अगला है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है। तो ये बिहार है, ठीक है। कौन है, बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है। लेकिन जब तेलंगाना का गठन हुआ था उस टाइम इसका स्थान 13वां हो गया। लेकिन फिर जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब फिर से ये 12वां स्थान पे आ गया। अब समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ। तो ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ। कहाँ पे, तो ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ, ठीक है। अभी 2023 में बिपरजॉय का नाम सुने होंगे। बिपरजॉय जो है उत्तरी हिंद महासागर में जो है बिपरजॉय ये करंट है। बिपरजॉय जो है उत्तरी हिंद महासागर में जो है ये उससे जो है उठा था। इसका नामकरण जो है बांग्लादेश किया, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो है तूफान जो होता है चक्रवाती तूफान जो होता है दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान जो है यहाँ पे आता है, ठीक है। ये जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान जो होता है ये मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती के प्रमुख विशेषता है। तो इसका सीधा सीधा दोस्तों पशुपालन और शस्य उत्पादन के एक साथ करना ये जो है मिश्रित खेती है। पशुपालन और कृषि, कृषि का टाइम अगर नहीं रहता है तो पशुपालन किया जाता है और फिर कृषि का टाइम आता है तो कृषि किया जाता है, ठीक है। अब भाई 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। ये जो है कहाँ हुआ है, तो ये भोपाल में हुआ है। कहाँ हुआ है, भोपाल में हुआ है, ठीक है। इसका थीम जो था विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृत काल की ओर अग्रसर, ये इसका क्या था, थीम था। 21 से 24 जनवरी 2023 को जो है ये कहाँ मनाया गया, तो भोपाल में जो है मनाया गया, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है, तो ये कोयला है। क्या है, कोयला जो है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। 92 तारे का रंग सूचक किसका है, तो ये उसके ताप पर निर्भर करता है। ताप के कारण ही वो ज़्यादा क्या लाइट करता है, ठीक है। दिन और रात जिस कारण होता है वो है भू परिक्रमण। क्या है, भू परिभ्रमण। यहाँ पे है भू परिभ्रमण के कारण ही जो है पृथ्वी जो है क्या होता है अपने अक्ष पर जो है क्या करता है, घूमता है, जिसके कारण दिन और रात होता है, ठीक है। अब दोस्तों निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या अधिकतम है, तो ये अफ्रीका महादेश में जो है सबसे ज़्यादा जो है देश है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, सबसे ज़्यादा देशों की संख्या है, ठीक है। उसका दूसरा नंबर पर जाता है यूरोप, जिसमें अफ्रीका में जो है 54 देश है
और यूरोप में जो है 50 देश है, ठीक है। एशिया में 48 देश है और दक्षिणी अमेरिका में जो है 12 देश है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में 23 देश है, ठीक है। ओशिनिया में 14 देश है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब है हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति जो है दोस्तों ये गेहूं उत्पादन से संबंधित है। किससे? गेहूं उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पर। देख लीजिए, भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में, ठीक है। मानसून का आगमन केरल में सबसे पहले होता है, लेकिन लौटते हुए मानसून जो है तमिलनाडु में होता है, ठीक है। लौटते हुए मानसून सबसे पहले कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है, ठीक है। हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। किससे? गेहूं उत्पादन से। भारत में इसके जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। स्वामीनाथन याद रखें, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और विश्व में जो है इसका जो है जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब, लास्ट है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? तो ये कोचीन है। क्या है? कोचीन, केरल में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत ही नहीं विश्व का जो है ये क्या है? प्रथम सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा है, ठीक है। ये 2015 में जो है ये उपलब्धि प्राप्त की थी। अब है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI का कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है, ठीक है। अब है इको मार्क, यानी इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या होता है? मैत्रीपूर्ण होता है। क्या होता है? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है। विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। याद रखें 5 जून को हम क्या करते हैं? 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए अब मैथ का क्वेश्चन आ गया। अब अगले वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।